बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शर्जील मेमन की आमद, इंसाफ की तलाश या सियासी चाल, और नैरेटिव की जिम्मेदारी एक बार फिर उलमा पर। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे किसी किस्म का कोई 1% भी कोई मुझे लेवरेज ना दिया जाए। अगर मेरी गलती है तो फिर मुझे आप सजा दें, मुझे फांसी पे चढ़ा दें। अल्लाह ताला पे भरोसा है मुझे, और जो भी अदालतों के फैसले होंगे उसको मैं कबूल करूंगा। हतमी कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उलमा इसमें साथ न दें। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल करप्शन भी होना चाहिए, जिसमें छोटे से लेकर हर बड़े ऑफिसर, एमपीए, एमएनए, सेनेटर, सदर, वजीर आजम, वजीर आला, वजीर, मुशीर, सफीर, जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस टाइकून और छोटे बड़े कारोबारी हजरात समेत हर शख्स का बिला इम्तियाज ट्रायल होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये काम कौन करेगा? इस काम के लिए एक इदारा है नैब, जिस पर इमरान खान तो बरसते ही रहते हैं, मियां नवाज शरीफ भी गरज चुके हैं और आज शर्जील इनाम मेमन भी गरज बरस गए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता ये चला कि उनको बैरून मुल्क जाना फरार नहीं, तबीयत की खराबी था। उनका वापस आना डील या ढील नहीं, इंसाफ का हुसूल है। और इन पर लगने वाले इल्जामात हकीकत नहीं, सियासी इंतकाम है जो नून लीग, नैब और FIA जैसे इदारों के जरिए ले रही है। और इन इदारों की करीब की नज़र इतनी ख़राब है कि ECL के लिए भी पड़ोस में बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके बेटे और उनके समधी इसाक डार नज़र नहीं आते। इतनी दूर सिंध में हुकूमत करती बेचारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजारत का हक अदा करते शर्जील इनाम मेमन फौरी तौर पर नज़र आ जाते हैं। बस देखा, मुकदमा बनाया और उठाकर ECL में नाम डाल दिया। इस सूरत हाल में सवाल यह है कि वो करप्शन जिससे हमारे सदर ममनून हुसैन को घिन आती है, करप्शन करने वालों के चेहरों से उन्हें मनहूसत नजर आती है, इस करप्शन का खात्मा यानी रद्दुल करप्शन कैसे होगा? इसी तरह ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जानिब सफ़र करती आवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए मिंबर और महराब के मुत्तफ़िका नैरेटिव की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म ने ज़रूरत का इजहार भी किया है। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दहशतगर्दी के इतने अरसे बाद नैरेटिव का ख्याल क्यों आया, और हमारे उलमा एक मुत्तफ़िका नैरेटिव तश्कील दे भी सकते हैं? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने, JUIF से सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने, PMLN से मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं, और कुछ देर के लिए टेलीफोन लाइन पे हमें पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुब्रो साहब भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मलिक अहमद खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। उन्होंने नैब के हवाले से काफ़ी बात की, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर काफ़ी गर्जे बरसे हैं। तो मैं ज़रा नैब की बात ही पहले कर लेती हूँ कि ये जो क्या नैब की कार्रवाइयों को, नैब के इख्तियारात को भी आप लोगों ने पंजाब और सिंध में बांट दिया है कि वहाँ पे गरम, यहाँ पे नरम, वहाँ पे कानून कुछ, यहाँ पे कवानीन कुछ उनके? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। और नैब एक खुद मुख्तार अदारा है, और नैब के जो अपने इख्तियारात हैं वो किसी जगह पर भी हुकूमत के ऐसे ताबे नहीं हैं। अगर किसी सिटिंग मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी नैब को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिस पर नैब कार्रवाई कर सकती है, तो उसके अंदर कोई हुकूमती इजाज़त या रुकावट कहीं पर नहीं होती। सर, वो और जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा एज अ पोलिटिकल वर्कर, जी, इख्तियारात जो नैब के हैं उनको इस्तेमाल करने के हवाले से वो बात करें। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर कल रात को जब उनकी मैंने गिरफ्तारी की खबर सुनी और साथ ये भी सुना कि वो बरजमानत थे और उनको गिरफ्तार किया गया, तो मुझे उनसे हमदर्दी भी पैदा हुई। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं तो वो अपने किसी जुर्म को सियासत की आड़ में छुपाना, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। अब किस तरह से ये वतीरा है कि जो कोई बात हो
फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ उसको लिंक कर दिया जाए कि जी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये इम्तियाजी सलूक है और हमारे साथ ये, कोई जुर्म की बात भी तो हो, को जो शर्जील इनाम मेमन साहब के अपने व्हाटएवर नैब के पास उनके खिलाफ है और उनके पास एक लीगल कोर्स अवेलेबल है, अगर किसी कोर्ट ने उनको जमानत दे रखी है और उस एजेंसी ने जिसके खिलाफ उन्होंने जमानत ली है, तो ये बल्कि शर्जील इनाम मेमन के साथ ज्यादती नहीं, उस अदालत की तो ओपन राइट टू गो एंड कंटेस्ट है, ये जाकर वहां पे कंटेस्ट करें और जाकर बताएं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, मेरे जो पेटी भाई हैं जो दूसरी जमात के अंदर मौजूद हैं वो इन इदारों को नजर नहीं आते हैं। अब देखें ना, शायद ये बातें इसीलिए हो रही हैं, आपके भी इल्म में है कि पनामा में जो चेयरमैन नैब हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इसहाक डार साहब के हवाले से कह दिया ना कि केसेस नहीं खुल सकते। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि यहाँ पर सिंध में तो एक के बाद एक वुज़रा के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। यही शिकवा शर्जील इनाम मेमन फिर कर रहे हैं कि शरीफ बरादरान हैं, उनके बेटे हैं, इसहाक डार हैं, उनका नाम ECL में नहीं डाला जाता। मैं मुल्क में भी नहीं हूँ, शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मैं नहीं था, कोई इंक्वायरी नहीं थी, कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, मेरा नाम ECL में डाल दिया। नहीं, देखिए शर्जील इनाम मेमन जो है वो हकाइक से कुछ थोड़ी सी बात बरक्स कर रहे हैं जी। जो नैब के चेयरमैन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा और वो इसहाक डार साहब के हवाले से कहा, वो बड़ी हद तक डिफरेंट बात है। अगर तो कोई केस ऐसा है जो नैब के अंदर मौजूद हो और इसहाक डार साहब की गिरफ्तारी मतलूब हो, तो फिर तो शर्जील इनाम मेमन साहब का ये कहना चलो किसी हद तक देखने की रेलेवेंस होगी, लेकिन शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ तो डायरेक्ट करप्शन के एलिगेशंस थे और बड़े ह्यूज एलिगेशंस थे, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। वो मुल्क से बाहर रहे, इसहाक डार साहब तो मुल्क के अंदर मौजूद हैं और वो सबके सामने विजिबल है। और ये तो तकरीबन कोई 8-9 माह की अपनी सेल्फ एग्जाइल गुजार कर रहे हैं। इनके विजिबल थे तो सिंध के जो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट है नासिर शाह, वो हमारे साथ इस वक्त है, मैं जरा उनसे पूछ लेती हूँ। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही हो रही है, उन्होंने आज अपनी सियासी एंट्री भी दे दी है, खुद को बेगुनाह भी कह दिया है, नैब और मुस्लिम लीग नून पे भी वो खूब बरसे हैं। यही बात मैं मलिक साहब से भी कर रही थी, वो आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई हैं उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। सर ये बताइए कि जिस दिन अदालत भी पहले मौजूद थी, इंसाफ भी पहले मौजूद था, तो उन्हें पहले आ जाना चाहिए था ना। अब क्या वक्त और हालात उनका साथ दे रहे हैं इसलिए आ गए हैं, वो तब्दील हो गए हैं? जी, वक्त और हालात तो बहुत साथ दे रहे हैं। आपने देख लिया रात जो उनके साथ हुआ, छोड़ दिया गया उन्हें। लेकिन मैंने छोड़ क्या दिया, जब एक हाई कोर्ट की उनके पास जमानत मौजूद थी और उसके बावजूद जिस तरह गैर कानूनी तौर पर एयरपोर्ट के एप्रन से जी उनको ले जाया गया, जब वो ये बात जो बाद में हुई, जो बाद में उनकी जमानत के कागजात दे के उनको छोड़ दिया गया, तो क्या ये उस वक्त इमिग्रेशन थी, पूरा एयरपोर्ट होता है? तो ये जाहिर है जब इस तरह की बात होगी तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, तो ये ज्यादती थी, किसी और को बताएं। मैंने नहीं सुनी बात जो आप जो मेरे दूसरे मोहतरम भाई हैं। अच्छा सर, आप ये लोग जो ज्यादती की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात, आप लोग जो ज्यादती की बात कर रहे हैं, आप लोग पीपल्स पार्टी PMLN की बार बार बात करते हैं, सिंध और पंजाब की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह के जो इल्जामात हैं आप लोग के ऊपर, मैं शर्जील इनाम मेमन की बात कर रही हूँ इस वक्त खासतौर पर, क्या वो हल्के हो जाएंगे? क्या इस तरह से क्लीन चिट मिल जाएगी कि अगर एक को नहीं पकड़ा गया तो फिर दूसरे को भी नहीं पकड़ा जाएगा? या फिर ये बता दें जो इंतकामी कार्रवाई आप कह रहे हैं किस बात पे हो रही है? जी जी, सुने तो सही, मेरी बात तो सुन रहे। ये सब लोगों पे केस हैं, वो मुल्क से बाहर थे और उनके ऊपर कोई केस नहीं था। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। ये क्योंकि रिकॉर्ड की बातें होती हैं, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था नैब की तरफ से, और उससे पहले ही उनका नाम ECL पे लगाया गया। तो किसकी गवर्नमेंट? ये फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? चौधरी निसार, उसके में हाथ नहीं है उनका। एक आदमी पर केस ही नहीं है और उसको आप ECL में लगा देते हैं, और है भी वो मुल्क से बाहर। ठीक, सिर्फ ये एक क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग? और उसके बाद वो जब आए हैं जमानत पे हैं और उनके साथ ये जो उनके साथ कार्रवाई हुई एयरपोर्ट पे, जबकि क्या ये मैसेज नहीं है? डॉक्टर आसिम आपके सामने है वहाँ पे। अच्छा भारत, मैंने पूछी ये बात उनसे, वो इस चीज को, इससे इत्तेफाक आपकी बातों से नहीं करे। एक आखिरी बात और बता दें, चूंकि शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जो उन पे केसेस है वो गलत है, बराह रास्त करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, और ये बात आप भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैंने सिर्फ साइन किए थे, चूंकि जाहिर है मैं वजीर था। सर क्या वो ये बता सकते हैं या आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या वो सिग्नेचर्स आंखें बंद करके करते थे कि किसी भी पेपर पे उनसे साइन करवा लिए जाए और करप्शन कर लिया जाए? उन्होंने, आप जो तफसील आपने सुनी उसमें आपने ये नहीं सुना
کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ ریٹ زیادہ دیے گئے دوسری چیزیں تو اس سے زیادہ ریٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, اس سے زیادہ ریٹ پنجاب گورنمنٹ کے ہیں. سائن کیے, آنکھیں بند کر کے کیے تھے. تو بھائی سائن تو اس نے غلط کام ہی نہیں کیا. سائن اچھا کسی بھی چیز پہ سائن کر دیں گے, چونکہ منسٹر نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کیا لکھا تھا, ریٹ کم تھا زیادہ تھا. بالکل نہیں, آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. نہیں میں تو واقعی نہیں سمجھ رہی, سمجھنا چاہ رہی ہوں. عارف صاحبہ آپ اتنی سینئر اینکر ہیں, بہت سمجھ بوجھ رکھتی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے سائن انہوں نے کیے جی, لیکن انہوں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ کوئی غلط کام اس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ فیس کرنے تو یہاں پہ آئے ہیں نا, وہ بہت اچھی بات ہے, انہیں فیس کرنا بھی چاہیے. ٹائمنگ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, پہلے خیال نہیں آیا تھا فیس کرنے کا, خود کو کلیئر کرانے کا. نہیں پوری تفصیل سن لیں آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جی. دیکھیں انہوں نے پہلے آنے کے لیے ضمانت کروائی تھی سندھ ہائی کورٹ سے. ٹھیک, وہ بتایا اور پھر ڈاکٹروں سن لیں, پھر ان کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹروں نے انہیں وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا, 2 دفعہ 3 دفعہ ایکسٹینشن ہوئی, اس ضمانت کی نہیں آئے تو ریجیکشن. ناصر شاہ صاحب ساری بات ہم نے پریس کانفرنس میں یہ سنی ہے, عزت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیمار تھے لیکن یہاں پہ عزت کا معاملہ تھا, نہ صرف اپنی عزت کا بلکہ پارٹی کی عزت کا. جی بالکل, اسی کو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کا یہ حق بنتا ہے, پاکستان کا شہری ہے وہ. ٹھیک ہے, ذرا میں دوسروں کی بھی اس پہ رائے لے لوں. بالکل ٹھیک ہے. حامد رضا صاحب آپ بات سن رہے ہیں سر, آپ نے نون لیگ کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی بات سنی ہے. چیئرمین نیب کے بارے میں تو آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ دونوں پارٹیوں کا مکمکا ہے, تو یہ اب نیب کے حوالے سے تو یہ انتقامی کارروائی کی بات ہو رہی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ وہ مکمکا ختم ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پارس. دیکھیں میرے بھائی ہیں ناصر شاہ صاحب, بذات خود ایک بہت خوبصورت انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا کرے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈائلما ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے جو پالیسی رہی ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے, موسٹ آف دا ٹائمز دیٹ واز اگینسٹ PMLN. لیکن جب سے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے گٹھ جوڑ کی سیاست کرنے شروع کی ہے تو اس میں مسلم لیگ نون ہی بینیفیشری ہے. پیپلز پارٹی کی ناؤ کبھی ڈوبتی ہے کبھی تیرتی ہے. ابھی دیکھیں پریزنٹ سینیریو کے اندر اس بات میں کوئی شک نہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ نیب پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو بلیک میلنگ کے لیے بنایا گیا ہے, جس کا پرپز کوئی اور تھا, لیکن اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. وہ سیف الرحمان کے دور سے لے کے آپ آج تک آ جائیں. مثلا آپ چیئرمین نیب کی ہمت کو ایک مرتبہ داد تو دینا, ایک سلام دیں کہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے, سپریم کورٹ کے بینچ کے آگے, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے آگے کھڑا ہو کے چیئرمین نیب یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ اسحاق ڈار والے کیس کے اندر ریویو پٹیشن فائل کریں گے, وہ کہتا ہے جی میں نہیں کروں گا, میں نہیں کر سکتا. یعنی یہ ادارہ اور مسلم دیکھیں میں بالکل پڑھنا نہیں چاہیے نا, فاتحہ پڑھ کے تو ہمیں خالی فاتحہ نہیں چاہیے, ایکشن چاہیے. نیب کو ختم کر دینا چاہیے. اگر مکمکہ اسی طرح ہونا ہے تو نیب کو ختم کر دینا چاہیے. یہ تو ایک ڈرائی کلیننگ مشین لگائی ہوئی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے زیر استعمال, کہ جس کے ذریعے آپ دیکھیں یہ ناصر شاہ صاحب کی میرا اختلاف ہے شرجیل میمن صاحب سے, میں ان سے بڑا شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کی پالیسیز کی وجہ سے, لیکن ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پنجاب کا مسلم لیگ نون کا کوئی ایک سنگل وزیر بتائیں, کوئی ایک مشیر بتائیں, کوئی ایک بندہ بتائیں جس کے خلاف نیب نے ایکشن لیا ہو. لسٹیں بنی پڑی ہیں یہاں پر جو صوبائی وزراء کو پیسے لیتے ہوئے ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. آپ نے کہا کہ نیب ڈرائی کلیننگ مشین ہے, تو کیا شرجیل انعام میمن بھی ڈرائی کلین ہونے آئے ہیں سر؟ میرا نہیں خیال ڈرائی کلین ہو پائیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے ڈرائی کلیننگ کافی ڈیفیکلٹ ہے. پیپلز پارٹی مختلف جہد میں پھنسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنی پالیسی کو واضح کرنا پڑے گا, اپنا پرانا سٹانس جو ہے اگینسٹ PMLN کی اس کے اوپر آنا پڑے گا. پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا, یہاں پر ان کے ساتھ جو یہ لے دے کی پالیسی ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. یہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کلین ہو پائیں گے. مسلم لیگ نون کے پاس ایک فن ہے, اور وہ فن یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل جو مخالفین ہیں ان کو اس طریقے سے رسوا کرتی ہے, اور ان کے خلاف جو ادارے ہیں ان کو ایسے استعمال کرتی ہے کہ اس کے اوپر پرائڈ اور پرفارمنس دیا جانا چاہیے. ذرا میں جنرل صاحب سے پہلے پوچھ لوں اس پہ. جنرل صاحب, شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ کرپشن کے الزامات کے ساتھ اسلام آباد آئے اور گرفتار ہوئے,
और समझा ये गया कि अच्छा हुआ कि कोई पकड़ा गया और अब लूटी हुई दौलत जो है उसका हिसाब होगा, लेकिन 2 घंटे बाद इन अरमानों के ऊपर पानी पड़ गया। आज शर्जील इनाम मेमन इस्लामाबाद में बैठ के बता रहे हैं कि उन पे जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो सब गलत हैं, वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो सर क्या ये मान लिया जाए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि किसी भी करप्ट को वो पकड़ ही नहीं सकता है? क्या एहतसाब इतना कमज़ोर हो गया है कि इसका मजाक बनाया जाए? है, आई थिंक ये बिल्कुल दुरुस्त है। नैब इतना बेज़रर अदारा है, उसने आज तक किसी का क्या बिगाड़ा है? उन लोगों का जो साहिब हैसियत हैं और हुकूमत में हैं या हुकूमत में रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, किसी का नैब ने आज तक कोई नुकसान नहीं किया। और अब भी जो वो आए हैं वो ड्राई क्लीन होके चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी क्यों या नून क्यों, अभी टाइम फॉर द टाइम बीइंग माइलेज ले रहे हैं कि जो नून को रिलैक्सेशन मिलती है, कोई नुकसान नहीं होता। किसका आज तक नुकसान सियासी भी नहीं होता, माली तो चले होता ही नहीं। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में अगर आप करप्शन का नाम लें तो पॉलिटिकल आइकॉन्स करप्शन के कौन है? किसी बच्चे से पूछने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। किसी स्ट्रीट वाले से, रिक्शे वाले से पूछ लें करप्ट पॉलिटिशियन कौन है, उनका आज तक क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। हुकूमत कर रहे हैं मुल्क पे, बारी बारी कर रहे हैं और किसी ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। कि वो साबित नहीं हो पाता। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है कि साबित नहीं होता, इतनी सफाई से काम किया जाता है। बिल्कुल साबित नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खामखा पैनिक कर रहे हैं। उनको भी रिलीफ मिलेगी, बाकी भी जितने लोग हैं उनको रिलीफ मिलेगी। अयान अली ने भी कोई जुर्म नहीं किया था, उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, कस्टम ऑफिसर, वो मर गया, मेरे ख्याल में गलती से किसी से मर गया, वो भी मर गया। $5 लाख भी वो ले गई। बहुत अरसा ECL पे भी उन्हें इंटीरियर मिनिस्टर ने रखा, वो चली गई। तो हुआ क्या है? आप जो बातें कर रहे हैं तो क्या फिर ये एहतसाब की बात ही हम छोड़ दें? होगा ही नहीं। और आज जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून पे इतना गर्जा बरसे हैं, वो किसी का कोई एहतसाब ना हुआ है ना होगा। इसमें मुजरिम हैं 20 करोड़ अवाम, बाकी कोई आदमी मुजरिम नहीं है। सियासत में सब नेक, पारसा और अच्छी शोहरत के लोग हैं। अगर कोई मुजरिम है तो वो आवाम में है। अच्छा सर, एक बात बताइए, शर्जील इनाम मेमन जो हैं वो उनका अपना जो सूबा है वो तो सूबा सिंध है ना, लेकिन वहाँ पे क्या ख्याल है कि कराची आने के बजाय वो इस्लामाबाद क्यों आए हैं? या ये कोई सियासत है? जमानत के कागजात उनकी जेब में थे, उन्हें कोई डर था ही नहीं। तो कराची ज्यादा महफूज था ना। तो यहाँ उनका क्या बिगड़ गया है? उनका नुकसान क्या हुआ है? उनको उल्टा पॉलिटिकल माइलेज के लिए, नारे मारने के लिए एक ओकेजन मिल गया कि जी टेम्पररी गिरफ्तार हुए, उसके बाद रिहा हो गया। फिर उन्होंने रेंजर्स का डर हो, फिर उन्होंने कराची के अंदर अगर वहां पे लैंड करते। रेंजर्स ने किसी का क्या बिगाड़ा है? रेंजर्स ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आसिम भी चला जाएगा, उज़ैर बलोच भी चला जाएगा, अयान अली भी चली गई है। हुआ क्या है? तो क्या ये कहा जा सकता है ये किसी डील का नतीजा है कि वो आए भी इस्लामाबाद? और देखिए, आप देखें आसिफ अली ज़रदारी साहब भी आजकल लाहौर में बैठे हुए हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग हो रही है और ये भी किसी डील का नतीजा होगा। और अभी अगर आसिम भी चला जाता है और उज़ैर बलोच भी चला जाता है, ये भी इधर ही रहेंगे। किसका जुर्म आज तक नैब में साबित हुआ है जिसको सजा हुई हो? मेरी याद में मुझे सिर्फ और जिनकी तबीयतें खराब थी वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, शायद लग रहा है तबीयत भी ठीक हो रही है, मामलात भी ठीक हो रहे हैं। सर तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारे महकूम हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनमें शफाफ काम नहीं होता। उनके जो सरबराहान हैं इन अदारों के, वो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, बेवकात हैं, उनमें इतनी सख्त और सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी साहिब हैसियत। में क्या हो रहा था? जो पैनिक दिखाया जा रहा था, जो मुस्लिम लीग नून को कहा जा रहा था, क्या ये डील का या सेटलमेंट का या जो आप बात कर रहे हैं उसका तासुर खत्म करने के लिए बातें की जा रही थी? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई पैनिक नहीं था। वो पैनिक नहीं था, वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए नारेबाजी है। वो उन पे लगाते हैं, ये उन पे नाराबाजी करते हैं। फर्क तो किसी को नहीं पड़ा। ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे सर, चूंकि ये पीपल्स पार्टी PMLN दोनों के इत्तेहादी रहे, दोनों को बेहतर समझते हैं। तो सर अब दोनों इस वक्त करप्शन के हवाले से एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ इनमें से ज्यादा करप्शन किसने की है? इसका जवाब दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों के इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो दोनों की सरफरस्ती पहले भी कर चुके थे और आज भी कर रहे हैं। ठीक। उनकी जराइम की भी, उनकी करप्शन की भी, उनकी बतखवरी की भी, सब कुछ की, लेकिन कुछ न कर सका उसकी। लिहाजा ये सिर्फ मौलवी उसमें शरीक नहीं है। अगर आप शरीक करते हैं, मौलवी कभी उन्होंने हिस्सा नहीं डाला है इसमें। बहुत ताकतवर लोग हैं जो इन पार्टियों की सरपरस्ती आज भी कर रहे हैं और कल भी कर रहे हैं। आप दोनों इत्तेहादियों के खिलाफ चार्जशीट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ। तो ये आए किस उम्मीद पर हैं? जो बात उसूली है, मैं अभी बात कर रहा हूँ इस पर। देखिए, इस मुल्क में एक कानून नहीं है। इस मुल्क में 1, 2, 3, 4, 5 बहुत से कवानीन हैं। गरीब के लिए एक है, अमीर के लिए दूसरा है,
ताकतवर के लिए एक है, कमज़ोर के लिए दूसरा है। बाकी आप गिन ले इसी तरह। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके लिए एक कानून है, बस हुकूमत नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमें तो मंबर से उठा के पूर शेड्यूल में डालते हैं उधर। हम तो ये है, हमें कहा कि रूस आया है, गर्म पानी पहुँचने के लिए लड़ो, हमने फतवा दे दिया, लड़ा। हमें कहा गया कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, रियासत ने तस्लीम किया इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, मुला सलाम ज़हीब को इस्लामाबाद में, हमने भी कहा ठीक है। आप लोग बहुत सादे लोग हैं। तो ये हमने रियासत के लिए किया है सब कुछ। अभी उसको लोग दहशतगर्दी कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसी को अगर दहशतगर्दी कहा जाता है, उसको हम रियासती दहशतगर्दी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एक बात जरा नैब पे मैं अभी आता हूँ उसी पर। एनआरओ क्या था, किसने किया एनआरओ, कितने हजारों लोग थे, क्या उसमें मुशर्रफ बावर्दी उनके उसमें नहीं था, क्या पीपल्स पार्टी उसमें नहीं थी जी? क्या एक मुस्लिम हुकूमत एज ए गारंटर अमेरिका उसमें नहीं था जी? तो ये क्यों हुआ एनआरओ में? और उन एनआरओ में ऐसे लोग शामिल थे जो वो 5 साल मुल्क पर हुक्मरानी की, नेब के केसेस थे उस पर, 14 साल गवर्नर रहा कराची में। दूसरी बात, मुशर्रफ के ज़माने में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज जिलाई, फैसल सालियात पर केसेस नहीं थे नेब के? कहाँ था नेब? कहाँ गई वो ताकत, वो रियासत, वो एहतसाब? अच्छा सर, एक बात ये देखें, नैब की बात करें, जरा इसको क्लियर कर दें। क्या नैब का सिंध में अंदाज मुख्तलिफ है और पंजाब में मुख्तलिफ? वहाँ पे थोड़ा मुकम्मल ताकि मैं तारीख याद दिलाऊं ये ताकतवर लोगों को भी। असगर खान केस क्या था, उसमें कौन थे, जर्नल थे या नहीं थे? क्या हुआ उसके साथ? कुछ भी नहीं हुआ। हुसैन अकानी कैसे गया पाकिस्तान से, आज क्या कर रहा है और यहाँ से कैसे गया वो, किसने भिजवाया उसको, किसके कहने पे हुआ वो? आयान अली कैसी गई? ताल्लुक हो गया वैसे स्पॉट फिक्सिंग केस में 4 खिलाड़ियों को आज चौधरी निसार साहब ने इतनी जबरदस्त वो उसकी बयानिया आया कि एसीएल में उसका नाम डाल दे, बर्दाश्त नहीं करते वो मुल्क कौम से गद्दारी। तो आयान अली कैसे गई है, मुशर्रफ कैसे गए? ताकतवर ताकतवर नहीं तो नेब जहां तक नेब की बात आपने की, देखिए जैसे कि हामिद साहब ने कहा, नेब अगवा बराए तावान एक इदारा है, ठीक है, और जो बनाया गया है एक जर्नल ने बनाया है, एक डिक्टेटर ने बनाया है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि सियासतदानों को दबाने के लिए बनाया डिक्टेटर ने फायदे सब उठा रहे हैं, जलील करने के लिए। इस मकसद में मैंने पहले कहा ना, मैं तो अभी जहां तक शर्जील की आपने बात की, ये क्या वजह है कि अचानक आयान अली भी गई 2 हफ्ते के अंदर, अचानक शर्जील भी आया, बाकी भी सुना हो सकता है आसम अली भी जा रहा है, आसम अली भी निकल रहा है, डील नजर आ रही है आपको? तो मुखा नजर आ रहा है, डील नजर आ रहा है। नासिर शाह साहब, एक और एनआरओ समझे इसको। नासिर शाह साहब, आपने सबकी बात सुन ली, ज्यादातर को डील ही नजर आ रही है, जरा आप इस पे बात कर दें। और क्या हम ये समझे कि अब तबीयत भी ठीक हो रही है, हालात भी ठीक हो रहे हैं, तो क्या अवैस मुजफ्फर टप्पी भी आ जाएंगे, तवक्को रखें? ये सब मेरे लिए काबिल एहतराम है जो कि आपके पास बैठे हैं, मेरे मेहरबान है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये बिल्कुल जो सही बात है कि एक ऐसा इदारा जरूर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और जिसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो। ओके सर। नैब से हमें काफी इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन इस इदारे का अपनी जगह पे एक डर और खौफ भी है। अच्छा, बाकी ये जितनी बातें की गई, मेरे मोहतरम जनरल साहब भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं, हामिद मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं जी, सबने बातें की। जनरल साहब सारे पॉलिटिशियंस की बात कर गए, कुछ अपने इदारों की भी बात करते हैं जो भाई बंद रहे हैं, जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए, सभी ने यहाँ से मजे लिए हैं। तो ये जो हमारे मोहतरम मौलवी साहबान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी जब ये फतवा दिए थे, काश के फतवा ऐसे ही दे दिए होते, उस वक्त भी जरूर नजर न्याज होती है हर जगह पे, लेकिन मैं बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये काफी हद तक इल्जामात होते हैं और इस तरह का बना दिया जाता है परसेप्शन। मैं आज बड़ी धूम आज वाली बात में 2 अरब रुपए जी मिले थे, कहा गया शर्जील के घर से, वो 2 अरब है कहाँ? अच्छा चलिए देखते हैं क्या निकलता है नासिर शाह साहब। ठीक ये बताएं, यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलता, कुछ साबित नहीं होता, लेकिन वो गए कहाँ? 2 अरब जिन्होंने, ठीक सर, जिसके पास थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, जो मुकमुके की बात हो रही है, मैं मलिक साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं फिर, प्लीज जरा मलिक साहब, जो अक्सर बात मुकमुके की हो रही है, सर जरा इस पे कमेंट करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि इतना स्लेंडरस जब तक कोई चीज़ किसी के खिलाफ प्रूव ना हो जाए। बेशक मुझे बड़ा एतराज़ है जो शर्जील मेमन साहब की पार्टी के लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह
जो सीनियर पॉलिटिशिप है उसके ऊपर इस तरह की बातें करना, बट स्टिल आई गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, और जब तक किसी के खिलाफ कोई चीज प्रूव ना हो जाए तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि किसी लिहाज से भी दुरुस्त है। ठीक है नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमारे शिरकत की। ब्रेक एक लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश भी है और उनकी दुआ भी है कि जो भी आदमी करप्ट है ना उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, और पैनमा हो या स्विट्जरलैंड हो, मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है उसको मुल्क में वापस आना चाहिए, चूंकि हमारे जो सदर मुमलिकत है ना उनको भी करप्ट लोगों से जनरल साहब बड़ी घिन आती है। ब्रेक के बाद जरा नैरेटिव पे आप बात करेंगे, लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ फीड। मलिक अहमद खान साहब, सर जरा नैरेटिव के ऊपर बात करते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो जारी है, महवर और मरकज़ पंजाब है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस दौरान ज़रूरत महसूस हुई है। वो कहते हैं ज़रूरत है नैरेटिव की। सर ज़रा ये बताइए कि रियासत के पास नैरेटिव क्यों नहीं है? क्या अब तक नैरेटिव के बगैर ही हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नैरेटिव के बगैर जीती जा सकती है? अच्छा देखें, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है उसने बिल्कुल डायरेक्शन का तयन कर दिया, और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अभी शिद्दत पसंदी के हवाले से मैं और आप और सब हम लोग देखें, नेशनल एक्शन प्लान पे जितनी डिबेट थी, जितनी ज़राए अब्लाग पे डिबेट थी, और जिन चीज़ों पर कमी फील की जा रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे काफ़ी हद तक ऑन द की परफॉर्मेंस अगर आप 1 to 10 के स्केल पे लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे कहीं हद तक सेटिस्फेक्शन नज़र आती थी। लेकिन जहाँ तक बयानिए का ताल्लुक था, और जहाँ तक ये बात देखी जा रही थी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टूवर्ड्स ऑल दिस, ये जो मैनेस है इसकी तरफ कंट्रीब्यूशन किन चीज़ों की है, तो ये देखा गया कि एक मोतदिल मुआशरा ही, एक मोतदिल सोसाइटी ही एक बयानिया ऐसा जिसकी बुनियाद पर कायम हो सके, उसकी इंतहाई ज़रूरत महसूस की जा रही है। ठीक है। और इससे अगर कोई शख्स इख्तलाफ करता है तो किस वजह की बुनियाद पर करता है, ये सामने आनी चाहिए। कर दें। और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, एक बात आपने कहा कि डायरेक्शन का तयन कर दिया है, अच्छी बात है कि 4 साल के बाद उन्होंने डायरेक्शन का तयन कर दिया है। एक बात आपने बयानिए की बात की, सर ये 7 सितंबर 2015 यानी आप ही का दौरे हुकूमत था, पीएम हाउस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, कारी हनीफ जालंधरी, मौलाना काजी नियाज हुसैन नकवी, मौलाना यासीन जफर और मौलाना अब्दुल मालिक पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी नैरेटिव के लिए, जिससे बहुत मेहनत से मुतफिका तौर पर एक नैरेटिव का मुसव्वदा बनाकर नेक्टा के कोऑर्डिनेटर एहसान गनी और उस वक्त के डीजी ISI जनरल रिजवान अख्तर को दिया था। और उसके बाद ये मुसव्वदा कहाँ गया इसका इन 6 उलमा को भी नहीं पता। तो सर ये नैरेटिव तो आपको दे दिया था उलमा ने, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौन सा नैरेटिव मांग रहे हैं सर? नहीं देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उसमें तो बिल्कुल स्वाय एक मुतदिल मुआशरे के उससे ज़्यादा किसी और चीज़ की बात नहीं है। और ये सिर्फ इस बात का एहसास शिद्दत से दिला रही है कि जिस चीज़ में शिद्दत पसंदी का रुझान शामिल होगा, जिस चीज़ के अंदर इनटॉलरेंस होगी, जिस चीज़ के अंदर आप लोगों के ऊपर फतवे जारी करते रह जाएंगे, जिस चीज़ में जो रियासत का करने का काम नहीं है और वो भी रियासत करना शुरू कर देगी, जो लोगों के ज़ाती मामलात हैं, इनफरादी मामलात हैं, उनके अंदर जो मुदाखलत की जाती है, उसकी बुनियाद पर अगर सवाल उठाया जाना और उसका जवाब मांगा जाना और फिर मुख्तलिफ फिक के उलमा से मांगा जाना, तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक सेहतमंद बहस के आगाज की तरफ बात है। और जो बयानिया हमारा है वो तो बड़ा रिजॉल्व है, हम तो बिल्कुल। सर क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि मिंबर और मेहराब से आपने नैरेटिव तो मांग लिया है वजीर आजम साहब ने, लेकिन एक मुश्तरका नैरेटिव कैसे आ सकता है? क्या आप लोग नहीं जानते कि यहाँ पर हर किसी का अपना विजन और अपना नैरेटिव है? क्या आप नहीं समझते कि इसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, या ये जिम्मेदारी उलमा के कंधे पे डाल दिया आप लोगों ने? नहीं पारस, ये आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठाया। देखें इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मस्जिद मिंबर और महराब की जो अहमियत है उसको हम किसी सूरत भी उसको ट्रिवियल नहीं प्ले कर सकते। मिंबर और महराब हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ी अहमियत का और ताकत का मरकज है, इसको आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। और मिंबर और महराब के जरिए आप सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी रिफॉर्म पैदा कर सकते हैं। तो अगर मिंबर और महराब से ये तकाजा किया जाए। ठीक, ये पॉइंट बहुत पहले का उठ रहा है और मैं जरा जनरल साहब से इस पर राय ले लेती हूँ। जी जी जनरल साहब,
اطلاعات یہ ہیں سر کہ جس ابھی نیریٹو کی میں نے بات کی ہے نا، یہ اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل رضوان اختر جو ہے ان کے پاس بھی گیا تھا، تو ظاہر ہے حکومت کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. آپ کے خیال میں اس پہ ریاست اور سیاست سے وابستہ لوگوں نے اس پر غور و فکر کیوں نہیں کیا سر؟ اور وزیر اعظم صاحب کس نیریٹو کی بات کر رہے ہیں؟ کیا علماء کے نیریٹو کے اندر وہ بات نہیں ہے جو ابھی ملک صاحب نے بتائی ہے؟ دیکھیں، ممبر و محراب کی اہمیت تو 1400 سال سے اسٹیبلشڈ ہے، بالکل وہ آج نئی نہیں ہے. اور ممبر و محراب سے کوئی آدمی وہ بات نہیں کہتا جو ہر آدمی کے پاس، ہر فقہ کے پاس اپنی سپورٹ کے لیے قرآن و احادیث سے آرگومنٹ موجود ہیں. اس سے پہلے وائلنس نہیں ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، اینڈ کاؤنٹر نیریٹو بھی ایک سیاسی بیان بازی ہے. ملک میں جب رول آف لا نہ ہو، اکراس دا بورڈ انصاف نہ ہوتا ہو، اور ہر مجرم کو قانون کی گرفت میں نہ لایا جاتا ہو، جہاں عدالتیں انصاف نہ دیتی ہوں اور دی گئی سزاؤں پہ عمل درآمد نہ ہوتا ہو، وہاں کوئی نیریٹو قابل عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو دہشت گردوں کا نیریٹو ہے یا ایکسٹریمسٹ کا نیریٹو ہے یا سیکٹیرین بیسڈ وائلنس کا نیریٹو ہے، یہ نیریٹو فرسودہ ہیں. ان کی سپورٹ ملک میں 5% لوگ بھی نہیں کرتے، 1% لوگ بھی نہیں کرتے. دہشت گردوں کے نیریٹو کی اس ملک میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. بالکل. ہاں. تو جس نیریٹو کی سپورٹ ہی نہیں ہے، جس کو ہر چھوٹا بڑا آدمی رد کرتا ہے، وائلنس کو ہر آدمی رد کرتا ہے، سیکٹیرین وائلنس کو ہر آدمی رد کرتا ہے. رد سب نے کیا، انتہا پسندی کیوں ہے پھر بھی؟ انتہا پسندی جرم ہے، وائلنس ہے، کیونکہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے، ان پر کسی کی گرفت نہیں ہے، کوئی ان کو گرفت میں لاتا نہیں ہے. تو جب آپ کا رول آف لا نہیں ہے، نیریٹو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو قبول کیا جا رہا ہے. کوئی نیریٹو کی بات کریں جس کو زیادہ تر لوگ رد کریں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی قبولیت ہے، ورنہ انتہا پسندی کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے نا. انتہا پسندی اس لیے ہے کہ کسی کو قانون کی گرفت میں لایا ہی نہیں گیا. تو جب ملک میں قانون ہی نافذ نہ ہو تو آپ کس نیریٹو کو نیگیٹ کریں گے اور کس نیریٹو سے نیگیٹ کریں گے؟ تو اگر آج آپ کاؤنٹر نیریٹو دے بھی دیں اور اس پہ عمل درآمد کی سخت ہی نہیں ہے حکومت میں، تو کیا کرے گی؟ جب آپ مجرم کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ کیوں کاؤنٹر نیریٹو مانگنے کا ایک ڈرامہ کیوں رچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. حامد رضا صاحب، جو بھی بات جنرل صاحب نے کی ہے سر، تو دیکھیں جو نیریٹو ہے وہ کوئی ایک پیج نہیں ہے، وہ کوئی ایک فائل نہیں ہے، وہ ایک کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کانسیپٹ کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. بالکل ایک مشن ہے، ایک لاہے عمل ہے جس کو نافذ ہونا چاہیے. تو حامد رضا صاحب، کیا آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب اس موڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر انہیں ایک متفقہ نیریٹو دے بھی دیا جائے تو وہ اس کو نافذ کر دیں گے، اس پہ عمل کریں گے، مدارس میں، مساجد میں، ہر چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے میں؟ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں چونکہ سر اکثر آپ ایک بات کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں پنجاب میں، ان کے کالعدم تنظیموں سے روابط ہیں. دیکھیں پارس، میں اس معاملے میں بالکل کرسٹل کلیئر ہوں، کیونکہ میرے والد کی 25 سال کی جو رفاقت تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ کیوں ٹوٹی تھی. میں کیوں بارہا پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت کی بات کرتا ہوں. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے اوپر جو بم دھماکہ ہوا تھا، اس کی فیسیلیٹیشن کے اندر جو لوگ تھے انہیں اس وقت کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر میرے والد کی 25 سال کی رفاقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ختم ہو گئی. میں بات کرتا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. جامعہ نعیمیہ میں میاں صاحب نے جو تقریر فرمائی، اللہ کرے جو انہوں نے باتیں کی بڑی اچھی باتیں ہیں، بینگ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونا ایسے ہی چاہیے. لیکن میں کرسٹل کلیئر ہوں کہ مسلم لیگ نون ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھانے والی، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے والی، بلکہ میں آپ کو تشویشناک بات بتلا رہا ہوں بار بار، اور اکثر آپ کے پروگرام میں میں یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے اندر جو ایک ملیٹنسی تھی، جو ایک شدت پسندی اور انتہا پسندی کی سوچ ہے، اور وہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہے، ہمیں اسے ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہاں پر ہے. اس سوچ کو باقاعدہ پولیٹیکل دھارے میں لا کے مسلم لیگ نون کا ووٹر یا سپورٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اندر میں بہت سارے، میں چونکہ پروگرام کو زیادہ متنازع نہیں کرنا چاہتا، میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں. دیکھیں، اگر ممبر و محراب کا جو کردار ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے
جب آپریشن کی ضرب عضب کی ابتدا ہوئی پنجاب کے اندر 5000 لوگوں کے نام شیڈیول 4 میں ڈالے. اب دیکھیں کہ وہ شیڈیول 4 میں ڈالے گئے نام کتنے صحیح تھے کہ ان میں سے 3000 نام آپ کی عدالتوں نے یا آپ کی بیوروکریسی نے خود ہی چونکہ لوگوں نے اپیل کی. I'm sorry کون سا ابھی میاں صاحب کو تعین اور میاں صاحب کا تو پاکستان کے مذہبی حلقوں کے ساتھ حمداللہ صاحب تشریف فرمایا آپ ان سے پوچھئے پاکستان کے جتنے بھی مذہب جو مختلف ہمارے مکاتب ہیں ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے میاں صاحب کا. میاں صاحب سیکولر پارٹی کو لیڈ نہیں کرتے, مسلم لیگ نون کو ہمیشہ ایک مذہبی. اور میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں, نہ پنجاب میں کوآپریشن ہو رہا ہے نہ پنجاب یا پنجاب کے اندر یہ جس بھی سطح پہ آپ ابھی کہہ رہی تھی کہنا چاہیے, میں آج آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ڈرامہ ہو رہا ہے اور انفارچونیٹلی جو سیکیورٹی کے ادارے تھے جنہوں نے یہاں پر آپریشن کرنا تھا ان کی طرف سے بھی جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے ہیں they are wrong. میں نہیں ایڈمٹ کرتا کہ پنجاب کے اندر کوئی آپریشن ہو رہا ہے, پنجاب کے اندر صرف فیس سیونگ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر, حافظ حمداللہ صاحب ٹائم تھوڑا کم ہے. سر ایک بات, مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ بیانیے کی وضاحت دیں, تو کیا وضاحت مل گئی ہے آپ لوگوں کو؟ مل گئی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کون سا بیانیہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے فارس بھی مولانا صاحب نے سوال یہ کیا کہ آپ علماء کو مخاطب کر کے نواز شریف کو کہا کہ علماء منبر و محراب سے قومی بیانیہ دیں. پہلے یہ بتایا کہ حکومت کی بیانیہ کیا ہے. جی کیا ہے؟ حکومت کو خود معلوم, حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ حکومت کو خود معلوم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو دہشت گردی یا انتہا پسندی یا شدت پسندی جو کچھ بھی ہے جو مسلح لوگ اس ملک میں, یہ کب سے؟ 1 سال سے 10 سال سے یا 4 دہائیوں سے؟ 4 دہائیوں سے نا. تو یہ کس نے دی ہے؟ خواجہ آصف کا بیان آپ کو معلوم ہے, انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ریاست نے تھمائی. بالکل کہا. تو پھر ریاست اپنا بیانیہ بتائے, ان کا بیانیہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا تقی عثمانی صاحب اتنے بزرگ علماء کے نام لیے, 6 بڑے علماء, 1 سال 2 سال پہلے انہوں نے 5 پوائنٹ ایجنڈا میرے خیال میں دیا ہے. کہاں ہے وہ قابل غور ہی نہیں سمجھا گیا, اس کو قابل غور ہی نہیں سمجھا. لہٰذا یہ اپنے کمزوریوں کو اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے منبر و محراب کو نشانہ بنا رہے ہیں, علماء کو نشانہ بنا رہے ہیں. علماء نے کب کہا؟ یہ حامد رضا صاحب بیٹھے ہیں, تمام مکاتب فکر نے, بریلوی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, سنی ہو, جو بھی ہو, سب کا 2009 2010 2011 کے بیانیے موجود ہے. پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادیں موجود ہے 2011 کے, نکالے بس وہ بیانیہ ہے, وہ بیانیہ. لیکن اگر آپ ایک امتیازی قانون بناتے ہیں اس میں آپ منبر و محراب کو نشانہ بنا رہے ہیں اور دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اصل دہشت گردی منبر و محراب سے ہو رہے ہیں, یہ کوئی بھی آپ سے تسلیم نہیں کرے گا. ملک صاحب ذرا لاسٹ کامنٹ اس پہ دے دیں سر, کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے منبر و محراب کو, ساری صورتحال آپ نے سنی, ذرا اس پہ لاسٹ کامنٹ کر دیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا ہے. پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تو صرف ایک ٹالرنٹ پروگریسو پاکستان کے لیے ہے, اور اس میں جو اس کو ٹالرنٹ بنانے کے لیے حافظ حمداللہ صاحب کو بھی جو کردار پلے کرنا چاہیے وہ بھی ان کو کرنا چاہیے. یہ تو دیکھیں, جب تک اس سوسائٹی کے اندر ٹالرنس نہیں آئے گی تو آپ کا بیانیہ بار بار تبدیل ہوتا رہے گا. یہ سوسائٹی صرف اس لیے نہیں موجود یہاں پر موجود کہ یہاں پر کسی کی بھی ول انفورس کی جا سکتی. پہلے حکومت اپنا بیانیہ بتایا اور ریاست نے جو 40 سال کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا. ٹھیک ہے ملک صاحب, حامد رضا صاحب, حمداللہ صاحب اور جن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.